श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेल चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं विश्वविद्यालय स्तर पर किस तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है और उनमें प्रतिभाग के नियम क्या हैं। इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर सुषमा घिल्डियाल जी हैं। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन BHU में। सुषमा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। अशोक जी नमस्कार। सुषमा जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि विश्वविद्यालय में आमतौर पर विद्यार्थी प्रवेश लेता है उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। एक डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन जी, जिसके बारे में कहें तो बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई, हमारी जो बेसिक स्कूलिंग के बाद हमको उच्च शिक्षा लेनी है तो तमाम विषय हैं, तमाम सारी स्ट्रीम्स हैं, उनमें प्रवेश लेकर के आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। पर फिजिकल एजुकेशन एक्चुअल किस तरह का डिपार्टमेंट है और क्या एक्टिविटीज होती हैं उसमें, और फिर हम आएंगे कि किस तरह के खेल के आयोजन हैं। बहुत उचित सवाल किया आपने अशोक जी, क्योंकि आज के युग में भी हालांकि हम कहते हैं कि हम काफी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में अभी भी लोगों को इस विषय में, जो शारीरिक शिक्षा है, इसके विषय में अभी भी भ्रांतियां हैं और लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट है नहीं कि एक सिर्फ खेल तक ही सीमित है कि इसमें भी शिक्षा भी शामिल है। लेकिन अगर मैं आपसे इसको क्लियर करना चाहूं कि क्योंकि ये विषय का पूरा नाम ही शारीरिक शिक्षा है, तो शिक्षा शरीर के माध्यम से जो हम शिक्षा लेते हैं और पूरे अपने सर्वांगीण विकास की हम जब बात करते हैं तो ये शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो खेल तो एक उसका एक पार्ट है या माध्यम है जिसके द्वारा हम इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत से साइंटिफिक विषय हैं, चाहे हम शरीर की बनावट को ले लें, शरीर के विभिन्न यांत्रिकी कार्यक्रमों को ले लें, या पोषण को ले लें, या मानविकी उसको ले लें, जिसे हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहते हैं, तो इन सारे, जिसको आप आज के युग में आई है नई शिक्षा नीति, लेकिन हमारे विषय में, इस शारीरिक शिक्षा विषय में जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की हम बात करते हैं, ये ऑलरेडी सम्मिलित है। तो इसमें सिर्फ गेम्स एंड स्पोर्ट्स की ही बात नहीं होती, बल्कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, रिसर्च, स्टैटिस्टिक, इन सभी विषयों का समावेश है। तो अगर हम विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं तो उन सभी चीजों का समावेश इस विषय में है। तो अगर बच्चे इस विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उनका सिर्फ शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता, मन ही स्वस्थ नहीं रहता, दिमाग भी स्वस्थ रहता है और वो किसी भी विषय पर खुले मन से बात कर सकते हैं और उनको जानकारी मिल सकती है। किसी भी विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर शारीरिक शिक्षा विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। न केवल जो है शारीरिक शिक्षा विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है वहाँ पर, बल्कि उसका समुचित विकास इस कोर्स या इस करिकुलम के माध्यम से होता है। अब हम आते हैं कि खेल की प्रतिस्पर्धाएं किस तरह की हैं और उनमें प्रतिभाग के नियम क्या हैं। तो सबसे जो मुख्य सवाल है यहाँ पर वो ये है कि क्या जिस तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं विश्वविद्यालय में, उनमें सिर्फ इस विषय के जो विद्यार्थी होते हैं वही प्रतिभाग कर सकते हैं, या जो दूसरे विभाग हैं उनके जो विद्यार्थी हैं वो भी अगर चाहें तो प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताएं कि प्रतियोगिताएं जो आयोजित होती हैं वो किस तरह की होती हैं। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो शारीरिक शिक्षा विभाग का विद्यार्थी है वही जो टूर्नामेंट्स हैं या जो कंपटीशन है स्पोर्ट्स में हो रहे हैं उनमें प्रतिभागी की तरह भाग ले सकता है। ये एक्चुअली गवर्न होता है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन से, AIU जिसे हम कहते हैं, विश्वविद्यालय संघ, इंटर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय संघ। अब इसके द्वारा आयोजित जो भी कार्यक्रम होते हैं खेल से रिलेटेड, वो सभी यूनिवर्सिटी में वो एप्लीकेबल होते हैं और उसमें कोई विभाग नहीं होता, उसमें पूरी यूनिवर्सिटी इन जनरल होती है और उसमें सभी विभाग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्रीड़ा परिषद होता है और ये क्रीड़ा परिषद का कार्य होता है कि जितनी भी स्पोर्ट्स की गतिविधियां हैं विभागीय स्तर पे, और उन टीमों को, जिसे आप कहते हैं फैकल्टी और इंटर फैकल्टी, फिर इंटर यूनिवर्सिटी, इन सारे स्तरों पे पार्टिसिपेट करने की जिम्मेवारी जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा ही कराई जाती है। वो क्रीड़ा परिषद कराता है। क्रीड़ा परिषद कराता है। तो हर फैकल्टी में भी एक छोटा छोटा, एक जिसे आप कह सकते हैं एथलेटिक एसोसिएशन होती है, तो वो अपने फैकल्टी के अंदर जितने टूर्नामेंट्स होने हैं वो उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। वहां से प्रतिभागी फिर जो है इंटर फैकल्टी में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर वहां पर जो क्रीड़ा परिषद है वो उनको आगे ले जाती है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट। शुरुआत होती है अपने विभाग से, फिर 2 विभागों के मध्य उस प्रतियोगिता का आयोजन होता है, उसके बाद विश्वविद्यालय के मध्य बहुत सारे विभागों की टीमें आकर के प्रतिभाग करती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय में कहीं बाहर के खिलाड़ी आकर के भी प्रतिभाग करते हैं, या एक विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय के बीच में किसी तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं? अब जैसे मैं AIU की बात कर रही हूँ, तो वो हर साल कई प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो उसमें वो डेजिग्नेट करते हैं कि इस साल ये पर्टिकुलर गेम की प्रतिस्पर्धा किस यूनिवर्सिटी को दी जाए। तो वो उस यूनिवर्सिटी का वो एक कार्यक्रम में शामिल हो जाता है उस वर्ष के, कि उनको क्रिकेट की, फुटबॉल की, बैडमिंटन जो भी उनको मिली हो, वो उनकी जिम्मेवारी हो जाती है कि वो उस चीज को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हर यूनिवर्सिटी को ये चांस मिलता है, लेकिन उनके भी क्राइटेरिया है कि अगर आपको इंटरवर्सिटी अपने यहाँ करवानी है तो उसके कुछ नियम कानून है, उसके तहत अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तभी आप अपने यहाँ प्रतिस्पर्धा करा सकते हैं। तो अब नियम कानून पर ही हम आते हैं कि इस तरह की जो भी प्रतियोगिताएं हैं जी, इनमें एक विद्यार्थी के लिए जी, और जिस तरह आपने बताया कि विश्वविद्यालय को अगर ये कार्य दिया जाता है कि आपको ये टूर्नामेंट कराने हैं जी, तो एक विश्वविद्यालय के लिए क्या नियम है, किस तरह के नियम है? देखिए, AIU की कुछ जो गाइडलाइंस है उसके तहत तो आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर आपके पास प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए कि जो कंडक्ट करा सके। अब अपने विश्वविद्यालय को अगर हम देखें तो हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं किसी भी गेम को लेके। ऑलमोस्ट हम 30 से 35 गेम्स अपने यहाँ इंडिपेंडेंटली करा सकते हैं। उस स्टैंडर्ड के हमारे ग्राउंड्स और इंडोर फैसिलिटीज हैं। और बच्चों का भी जब सिलेक्शन होता है तो वो जरूरी नहीं है, जैसे आपने मुझसे पहले भी पूछा कि शारीरिक शिक्षा विभाग के ही बच्चे होंगे। हमारे यहाँ एक प्रोविजन है कि एडमिशन के टाइम पे भी सुपरन्यूमरी सीट्स हैं, तो वो जो है ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है कि जो बच्चा है वो इस लेवल तक खेला हो, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है, तो वो किसी भी विभाग में एडमिशन ले रहा है वहां पर उसको एडमिशन मिल जाएगा अंडर दी स्पोर्ट्स कोटा, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो। खेल के कोटे के तहत उसको किसी भी विषय में, किसी भी विभाग में प्रवेश मिल जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल को छोड़ करके हाँ, कुछ अलग विषय है वो उनको अलग छोड़ दे तो हम बाकी वो पूरी लिस्ट है यूनिवर्सिटी की अपनी। तो बच्चा जब एडमिशन लेता है तो वो उस कैटेगरी को भी टिक कर सकता है कि मेरा एडमिशन जनरल कैटेगरी के अलावा स्पोर्ट्स कोटे के माध्यम से भी हो सकता है, अगर वो उस लेवल का खेला हो। उसमें भी अलग अलग अंक दिए गए हैं कि अगर वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया हुआ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ, तो उसमें अगर वो मेडल धारक है या उसमें उसकी पोजीशन आई है, कोई टीम प्लेयर है, उसके हिसाब से भी अंक तालिका बनी हुई है, तो उसमें भी उसको एडमिशन मेरिट के बेस पर। फिर एक कुछ टेस्ट भी होता है जो जनरल फिटनेस टेस्ट है, वो सारी चीजों का जो कहते हैं कंपोजिट स्कोर निकाल के मेरिट जो बनती है उसके बेसिस पे उसको एडमिशन मिल जाता है। तो ये तो बात रही कि विश्वविद्यालय के लिए जो नियम है वो आपने बताया कि AIU तय करता है, और कोई भी विद्यार्थी अगर एडमिशन लेने का इच्छुक है तो वो किस तरह से अपनी खेल प्रतिभा की बदौलत किसी भी विभाग में या विषय में इच्छानुसार अपना प्रवेश ले सकता है जी। एक विद्यार्थी जो स्पोर्ट्स को करियर के रूप में लेकर के आगे बढ़ रहा है, और दूसरा विद्यार्थी जो उसको एक विषय के रूप में पढ़ने आया है और पढ़ने के बाद किसी और क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, ये दोनों प्रक्रियाएं कैसे हो सकती हैं इस विषय के अध्ययन के माध्यम से? अगर आप सिर्फ शारीरिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी रहे और एक अच्छा टीचर भी, क्योंकि बेसिकली इस कोर्स का जो उद्देश्य है वो एक अच्छा शारीरिक शिक्षक बनाना है। लेकिन साथ ही साथ अगर इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे, अगर क्योंकि ये कोर्स यूनिवर्सिटी लेवल पे चल रहा है, वो अच्छा खिलाड़ी भी है तो वो अपनी प्रतिभा को और भी निखार सकता है। अगर वो यूनिवर्सिटी में उतना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और प्लस कई बार तो ये भी प्रोविजन दिया जाता है कि अगर आप कोई हाई लेवल ऑफ टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हैं तो इवन आपको अटेंडेंस में भी जो है कुछ रियायत मिलती है। हालांकि अटेंडेंस का एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालयों में तो संभवतः 75% उपस्थिति अनिवार्य नहीं, हमारे विश्वविद्यालय में तो 85% के ऊपर ही जाती है। लेकिन इसलिए भी ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा काफी ज्यादा दिन तक, कई बार अगर वो कोचिंग कैंप में है या फिर नेशनल टीम में है, लेकिन प्रोविजंस हैं कि क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन भी कई बार मिलता है बच्चे को इस खेल की वजह से। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको उसकी प्रतिभा को कैसे निखारे, और उसमें नियम में कुछ बदलाव हर विश्वविद्यालय स्तर पर किए जा सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरियर ओरिएंटेड ही हो, वो खेल को भी अपना जो परफॉर्मेंस रिलेटेड है उसमें अपनी प्रतिभा को भी निखार सकता है। दोनों आयाम उसके पास खुले रहते हैं। अच्छा, विश्वविद्यालय स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं जी, उनमें जो जैसे आपने बताया कि एक तो प्रवेश की प्रक्रिया है कि अगर उसने कोई टूर्नामेंट पहले से खेला है
और एक अच्छे स्तर का वो टूर्नामेंट है, तो प्रवेश के समय उसको उसकी रियायत मिल जाती है और संभवतः आसानी से उसको प्रवेश उस खेल की बदौलत मिल जाता है। विश्वविद्यालय स्तर पर जब वो किसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करता है, वो चाहे अपने विश्वविद्यालय में करे या दो विश्वविद्यालयों के मध्य आयोजित होने वाली किसी प्रतियोगिता में उसने प्रतिभाग किया हो, तो उसमें जो सर्टिफिकेट्स उसको मिलते हैं वो उसकी आगे की शिक्षा के लिए या आगे उसका जो भी जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहता है, वो किस हद तक उसकी सफलता में मददगार होते हैं। देखिए, जो इंटर यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और उसमें अगर आपकी पोजीशन आई है तो नेचुरली जो ऐसी कैरियर हैं या जिसे आप कह लीजिए कई ऐसे प्रोफेशंस हैं वो एनकरेज करते हैं कि वो अपने यहाँ स्पोर्ट्समैन को रिक्रूट करते हैं। तो वहां पर ये जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं ये बहुत काम आते हैं कि आपने अपने विषय के अलावा ये एड ऑन चीजें भी करी हुई हैं। तो जब हम बात करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी, तो आपकी पर्सनालिटी सिर्फ उस पर्टिकुलर विषय तक भी नहीं है। अगर मैं शारीरिक शिक्षा से अलग बात कर रही हूँ कि सपोज आपको बैंकिंग में जॉब चाहिए, तो बैंकिंग में जॉब ने परीक्षा है वो पास करी और उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ तो आप जब अपने बारे में बताते हैं और आप इंटरव्यू बोर्ड है उसको पता चलता है कि ये अच्छा खिलाड़ी भी है, तो नेचुरली उसको एक एसेट मिलता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि बैंक में तो काम करेगा ही, साथ साथ हमारी जितनी भी प्रतियोगिताएं होगी उसमें भी ये हमारे बैंक का नाम रोशन करेगा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड ही ना होकर किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो तो अगर ये सर्टिफिकेट और इस तरह के प्रतिभाग आपने किया है तो आपको हर क्षेत्र में एक अलग मुकाम लाने के लिए प्रोत्साहित ही करते हैं। निश्चित तौर पर। सुषमा जी, एक खिलाड़ी जब किसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने जाता है तो आमतौर पर बहुत सारे खर्चे वहां पर होते हैं, तो इन खर्चों में विश्वविद्यालय की क्या भूमिका होती है या जो विद्यार्थी है, जो प्रतिभाग करने वाला खिलाड़ी है, उसको वो स्वयं से वहन करना होता है? थोड़ा सा इस बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। एक्चुअली जब भी कोई टीम में सेलेक्ट होता है तो फिर ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको जहां पर भी वो मैच है वहां पर लेके जाए और उससे पहले एक कोचिंग कैंप भी ऑर्गेनाइज करना होता है। तो कम से कम 15 दिन का अगर वो कोचिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए प्रति खिलाड़ी को 100 रुपए प्रतिदिन का मेहताना दिया जाता है और उसके साथ साथ हर मैच में जो रिफ्रेशमेंट है वो भी 100 रुपए प्रति मैच जो है वो रिफ्रेशमेंट के भी चार्जेस हैं, वो हर खिलाड़ी को दिए जाते हैं। और जब बाहर खेलने जाता है तो उस मैच के अलावा भी जो डीए पर डे है बच्चे के लिए वो 400 रुपए प्रतिदिन है और इसके अलावा जो किट के लिए भी है वो 1000 रुपए और ट्रैक सूट के लिए 1500 रुपए। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं, आने जाने का खर्च वहन करने के अलावा ये सारी सुविधाएं एक खिलाड़ी को दी जाती हैं। कौन कौन से खेल के आयोजन हैं विश्वविद्यालय में या दो विश्वविद्यालयों के बीच अगर कोई प्रतियोगिता हो रही तो उसमें आयोजित किए जाते हैं? देखिए, खेल तो बहुत सारे हैं लेकिन ये डिपेंड करता है कि उन दोनों विश्वविद्यालयों के बीच में के अंदर क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, अगर उन AIU ने उनसे कहा कि आप हॉकी का टूर्नामेंट करवाइए, मेन वुमेन दोनों में होता है, और अगर वो कहते हैं कि ठीक हम सिर्फ मेन का लेंगे तो उनके यहाँ ग्राउंड होना चाहिए, उनके यहाँ और फिर ऑफिशियल्स आसपास उपलब्ध हो रहे चाहिए। जैसे यहाँ DLW में भी काफी कोचेज हैं, ऑफिशियल्स हैं, तो वो हेल्प कर सकते हैं। या फिर आप AIU से डिमांड कर सकते हैं, फिर वो ऑब्जर्वर भी भेजते हैं कि आपने ठीक ठाक प्रतियोगिता कराई कि नहीं कराई। ये सारी चीजें मतलब सारे ऑफिशियल्स का भी ऑर्गेनाइजेशन उस यूनिवर्सिटी के ऊपर होता है। तो अगर आपके पास वो सुख सुविधाएं हैं और फिर बच्चों को रखना भी है, क्योंकि टीमें आ रही हैं तो वो बच्चे कहाँ रहेंगे, उनके रहने का, उनके खाने का, ये सारा अरेंजमेंट जो भी ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी होती है और वहाँ का जो स्पोर्ट्स बोर्ड होता है, अगर फिजिकल एजुकेशन के साथ मिलकर जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सुषमा जी, आप आई, आपने समय दिया हमारे श्रोताओं को, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी कि विश्वविद्यालय स्तर पर किस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, कैसे उसमें प्रतिभाग किया जा सकता है और उसके बाद एक खिलाड़ी या एक प्रशिक्षक के तौर पर किस तरह के अवसर एक विद्यार्थी के लिए उपलब्ध हैं। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।